हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं होंगे। देखिए, हम लोगों को जो टिश्यू पढ़ रहे थे, टिश्यू में थोड़ा सा बचा हुआ है, उसी को आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में चलेंगे, अगले चैप्टर पे चलेंगे। देखिए, टिश्यू में हम लोगों ने क्या कहते हैं कि बोन मैरो पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एपिडोस पढ़ लिया था, ठीक है। अब एपिडोस में दो तरह का ब्राउन पढ़े थे और एक वाइट एपिडोस पढ़े थे, ठीक है। यानी जो वसी ऊतक था उसके बारे में दो, मतलब वसी ऊतक में दो था, ठीक है। वो भी किसके आधार पे था? तो बूंद के आधार पर, आकार के आधार पर उसको हम लोग पढ़े थे। अब हम इसी में पढ़ेंगे, तरल संयोजी ऊतक पढ़ेंगे, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। तरल संयोजी ऊतक, ये चौथा है भाई। तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, तरल संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। फूड अब ये तरल संयोजी ऊतक, इसका मतलब समझिए कि तरल संयोजी ऊतक यानी ये जब भी रहेगा, इसमें जो भी ऊतक होंगे वो तरल रूप में रहेंगे, द्रव के रूप में रहेंगे, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक जो होता है ये द्रव अवस्था में हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स जो होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा जो होती है सबसे अधिक पाई जाती है। फिर से सुनिए, तरल संयोजी ऊतक जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो मैट्रिक्स की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक पाई जाती है। तो मैट्रिक्स की जब मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है किसमें? तरल संयोजी ऊतक में। तो इस आधार पर अगर हम इसको देखें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं या दो प्रकार से इसको देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जो ये मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या कहा जाता है? इसमें किसमें? तरल संयोजी ऊतक में। तरल संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। तरल संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और यह दो प्रकार का होता है। यह क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फिर से सुनिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, हम क्या कर रहे हैं? तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। द्रव अवस्था में होने का मेन कारण ये होता है कि इसमें मैट्रिक्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैट्रिक्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स सबसे अधिक मात्रा में। और इसी मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका रक्त। क्या होता है? एक आपका रक्त होता है। एक क्या होता है? आपका रक्त होता है जिसे ब्लड कहते हैं। और एक होता है लसिका जिसे लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तरल संयोजी ऊतक में हमने क्या कहा कि यह द्रव अवस्था में, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यह किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा सबसे अधिक होती है। मैट्रिक्स की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें मैट्रिक्स की मात्रा अधिक होती है। इसी मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। इसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं धुरंधर? प्लाज्मा कहते हैं। अब यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला
और यहाँ पर दूसरा। पहला क्या होता है, तो पहला होता है रक्त। क्या होता है, रक्त होता है, ब्लड। और दूसरा क्या होता है, लसिका। लसिका क्या होता है, लसिका, जिसे लिम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, लिम्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, समझिएगा, फिर से समझिएगा। यह द्रवावस्था में पाया जाता है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसी मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है रक्त और दूसरा क्या होता है, लसिका होता है। एक होता है रक्त और दूसरा क्या होता है, लसिका। अब हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, रक्त के बाद लसिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए, ब्लड। आइए ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, रक्त के बारे में पढ़ते हैं, रक्त के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रक्त के बारे में सुनिएगा ध्यान से, तब क्लियर होंगी। देखिए, जो रक्त होता है इसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं, मुख्यतः तीन चीज़ें याद रखिएगा। रक्त में मुख्यतः तीन चीज़ें पाई जाती हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या बोला, एक होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है, यह तीन चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, आरबीसी के कारण ही इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। आरबीसी के कारण ही इसका रंग लाल होता है। और रक्त का कार्य क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ होते हैं या भोज्य पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, उनको साथ में गैसों को, ठीक है, उसके साथ हार्मोन्स को एक स्थान से बॉडी के दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है, तो रक्त करता है। फिर से सुनिएगा, रक्त में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट होता है। ठीक है, समझ में आई बात। जो आरबीसी होता है इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है, और आप भी जानते हैं क्यों होता है। समझ में आई बात। और दूसरी चीज़, अब वो बहुत छोटी चीज़ है, उसके बारे में बताना ठीक नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है कि पोषक तत्व, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड एक शरीर के एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाया जाता है, यानी शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। ये रक्त का काम है। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यह सॉरी, इसमें इसमें तीन प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोशिका पाई जाती है कि ऊतक पाया जाता है, बताइए। तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, ये इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स हैं। ये रक्त है, इसमें यही पाया जाता है। आरबीसी के कारण, आरबीसी के कारण इसका रंग, इसका रंग लाल होता है। रक्त के द्वारा पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, ऑक्सीजन तथा CO2 शरीर के एक जगह से
एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, शरीर के एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। ये रहा आपका क्या, आपका रक्त रहा, ये रहा आपका रक्त रहा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, लसिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लसिका के बारे में पढ़ेंगे। लसिका के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लसिका के बारे में देखते हैं। लसिका के बारे में क्या जानना है, क्या समझना है, सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ये हो गया आपका, इधर ध्यान दे लीजिए। ठीक है, क्लियर है, चले आगे, चलिए देखते हैं। लसिका, लसिका जिसे क्या कहा जाता है, लिम्फ। लिम्फ, लसिका यानी लिम्फ। समझिए, लसिका यानी लिम्फ। लिम्फ क्या होता है उसके बारे में समझिए। देखिए, ये रक्त से बिल्कुल अलग होता है, यह रंगहीन होता है। ठीक है, सफ़ेद का मतलब रंगहीन होता है। यह क्या होता है, बिल्कुल रंगहीन होता है। रंग मतलब इसमें रक्त से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। लेकिन जिस तरह से रक्त भी द्रव होता है उसी तरह से ये भी द्रव होता है। ठीक है, रक्त के समान द्रव होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ, यानी हमारा रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। आरबीसी न पाने की वजह से ये रंगहीन होता है, यानी सफ़ेद होता है। ठीक है, आरबीसी न पाए जाने के कारण ही ये क्या होता है, सफ़ेद होता है। लिम्फ में यानी लसिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। और ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमें बीमारियों से लड़ने की क्या करता है, क्षमता को पैदा करता है। यानी हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता, यानी एंटीबॉडी का जनरेशन इसी के जरिए होता है, यानी जनरेट होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण यही करता है। ठीक है, ब्लड तथा लिम्फ शरीर के अलग अलग, ठीक है, अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग ही बहते हैं। जो ब्लड होता है और लिम्फ होता है, यह शरीर में अलग अलग बहते हैं। जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल से बहता है, जो लिम्फ होता है लिम्फ वेसल से बहता है। जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल से बहता है, जो लिम्फ होता है लिम्फ वेसल से बहता है। ठीक है, क्लियर है, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज़ आपका क्या है, इतना ही यहाँ पर क्लियर करना था, इतना ही चीज़ें हमें समझना था। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब समझिएगा कि रक्त और लिम्फ अगर हमें कभी क्वेश्चन में आ गए तो हमें क्या समझना है और उसमें मुख्य पॉइंट क्या है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यही फंसेगा कि लिम्फ में आरबीसी नहीं पाया जाता है। लिम्फ में आरबीसी नहीं पाया जाता है, जबकि रक्त में आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, यह रक्त की तरह द्रव होता है, द्रव होता है। यह रक्त की तरह द्रव होता है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। इसमें आरबीसी, यह रक्त की तरह द्रव होता है, इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। जिसके कारण यह रंगहीन या सफ़ेद होता है। सफ़ेद होता है, रंगहीन या सफ़ेद होता है। जिसके कारण यह रंगहीन या सफ़ेद होता है, जिसके कारण यह रंगहीन या सफ़ेद होता है। कौन सफ़ेद होता है, तो लिम्फ रंगहीन होता है या तो सफ़ेद होता है। ठीक है, समझ में आई बात। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाया
जाता है। ठीक है, लिम्फ में WBC अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिम्फ में जो WBC होता है वो क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, WBC जो होता है लिम्फ में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारी बॉडी को जिससे हमारे शरीर में एंटी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है क्योंकि WBC क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है WBC में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ब्लड और लिम्फ दोनों शरीर में अलग अलग क्या होते हैं, बहते हैं या संचरण करते हैं। ब्लड तथा लिम्फ शरीर में अलग अलग बहते हैं। ठीक है, ब्लड और लिम्फ जो होते हैं शरीर में अलग अलग बहते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है, ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स में। लिम्फ बहता है लिम्फ वेसल्स में। ठीक है, लिम्फ वेसल्स में बहता है। ठीक है, याद रखिएगा, लिम्फ वेसल्स में बहता है। क्लियर है, समझ में आई बात, देख लीजिए, क्लियर करिए। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया भाई। देखिए, जो ब्लड शरीर के अंदर, ठीक है, हृदय से पूरी बॉडी में प्रवाहित होता है, ठीक है, पूरे बॉडी में जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। लेकिन जब कोशिकाओं से होते हुए, ऊतकों से होते हुए ब्लड हृदय की तरफ चलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है। ये क्लियर है, इसको समझ के रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका लिम्फ हो गया। आपने तरल संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए, हमने कहा था कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऊतक के बारे में। तो उपकला ऊतक पढ़े, संयोजी ऊतक पढ़े, फिर पेशी ऊतक है पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, तंत्रिका ऊतक। अब नंबर आ रहा है पेशी ऊतक का। अभी तक हम दूसरा पढ़ रहे थे, दूसरे में ये सारी चीज़ें पढ़े हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कौन सा ऊतक, तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं पेशी ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू क्या पढ़ना है, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है, जिसे क्या कहा जाता है, पेशी ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेशी ऊतक कहा जाता है। इस ऊतक में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं ना, ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं सबसे अधिक मात्रा में शरीर में पाई जाती हैं। शरीर में इनकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, शरीर में इसकी सबसे अधिक मात्रा होती है। ठीक है, जिसे मायोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायोसाइट
मायोसाइट कहा जाता है, मायोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोसाइट कहा जाता है। ठीक है, मायोसाइट कहा जाता है किसको? जो जिनके द्वारा ये बनता है, पेशी ऊतक जिन कोशिकाओं के द्वारा बनता है उसे मायोसाइट कहा जाता है। फिर से सुनिए, पेशी ऊतक जिन कोशिकाओं के द्वारा बनता है उसे मायोसाइट कहा जाता है। पेशी ऊतक जिन कोशिकाओं के द्वारा बनता है उसे मायोसाइट कहा जाता है। पेशी ऊतक जिन कोशिकाओं के द्वारा बनता है उसे मायोसाइट कहा जाता है। ठीक है, कितनी बार दोहरा चुके हैं, अगर आप अब आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। इसी कारण से जब हम, ध्यान से सुनिएगा, जब हम ऊतकों में से पेशी ऊतक का अध्ययन करते हैं, ऊतकों में से पेशी ऊतक का अध्ययन करते हैं तो उसे मायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। यानी मांसपेशियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। फिर से सुनिएगा, फिर से क्लियर करिएगा। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं यह एक विशेष प्रकार के सेल से निर्मित होते हैं, बनते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मायोसाइट कहा जाता है। मायोसाइट जो होता है ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिससे पेशी ऊतक बनते हैं। इसी कारण से जब हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तो उसे मायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। मायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आई बात? मायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब यह क्या होता है, इसमें भी अगर हम देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और इसी ऊतक के जरिए सभी मांसपेशियों का क्या होता है? निर्माण होता है। इन्हीं ऊतक के जरिए सभी मांसपेशियों का क्या होता है? निर्माण होता है। पहला हम बजानेंगे तो उसे कहेंगे अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? अनैच्छिक ऊतक या चिकनी पेशी ऊतक कहेंगे। अनैच्छिक ऊतक या चिकनी पेशी ऊतक कहेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे ऐच्छिक ऊतक। क्या कहेंगे? ऐच्छिक ऊतक। क्या कहेंगे? ऐच्छिक ऊतक कहेंगे। ठीक है, ऐच्छिक ऊतक कहेंगे। उसके बाद क्या होता है आपका? हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक, यही 3 के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। इसका निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा होता है। कोशिका के द्वारा होता है जिसे मायोसाइट कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की कोशिका के द्वारा होता है जिसे मायोसाइट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मायोसाइट कहा जाता है। इसी अतः मांसपेशियों के अध्ययन को मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मायोलॉजी कहा जाता है। सभी प्रकार की मांसपेशियां इन्हीं के द्वारा निर्मित होते हैं। सभी प्रकार की मांसपेशियां इनके द्वारा निर्मित होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा और यहाँ पर लिख लीजिए तीसरा। देखिए, पहला क्या है? अनैच्छिक या अरेखित ऊतक कहते हैं। अनैच्छिक ऊतक, ऐच्छिक ऊतक
और हृदय पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक। ठीक है। ऐच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक, ऐच्छिक ऊतक और हृदय पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक है, हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इनके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। इनके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। चलिए, हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अनैच्छिक। ठीक है, ऊतक, अनैच्छिक ऊतक किस में पढ़ रहे हैं, तो पेशी ऊतक में पढ़ रहे हैं, पेशी ऊतक में पढ़ रहे हैं अनैच्छिक ऊतक। ठीक, अनैच्छिक ऊतक, अनैच्छिक ऊतक जिसे इनवॉलेंट्री टिश्यू कहते हैं, इनवॉलेंट्री टिश्यू कहते हैं। अनैच्छिक ऊतक जिसे इनवॉलेंट्री टिश्यू कहा जाता है, इनवॉलेंट्री टिश्यू कहा जाता है अनैच्छिक ऊतक, या इसे अरेखित ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, या चिकनी पेशी ऊतक भी कहा जाता है। यह जो आहार नाल है, हमारा जो आहार नाल है, यही क्या है, चिकनी पेशी ऊतक है, या इसी को अनैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। इसमें थकान नहीं होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जो होते हैं अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, वो उसमें भी अपने हिसाब से ब्लड का क्या होता है, संचरण होता है। इसका सिर्फ मतलब समझिए, अनैच्छिक ऊतक का मतलब होता है जो स्वयं से काम करे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वही क्या है, अनैच्छिक ऊतक। जो हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसी को क्या कहा जाता है, अनैच्छिक ऊतक कहा जाता है। और यह ऊतक का जो सतह होता है वो चिकना होता है। इस ऊतक का सतह जो होता है वो कैसा होता है, चिकना होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि फूड पाइप। ठीक है, हमने क्या बता दिया, फूड पाइप और ब्लड वेसल बता दिया। क्या बता दिया, ब्लड वेसल बता दिया। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो समझिएगा, रेखी और रेखित ऊतक भी इसे कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिखेंगे इस प्रकार के ऊतक में रेखाएं या धारियां, इस प्रकार के ऊतक में रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के ऊतक में रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती हैं, रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के ऊतक में रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, रेखाएं और धारियां नहीं पाई जाती हैं। यह ऊतक क्या होता है, हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। यह ऊतक हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। यह ऊतक हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। यह इस ऊतक की सतह चिकनी यानी स्मूथ होती है, स्मूथ होती है। इस ऊतक की सतह चिकनी यानी स्मूथ होती है, जैसे फूड पाइप तथा ब्लड वेसल। ठीक है भैया, ये हो गया। याद रखिएगा, ये चीज़ है, ये हमारे द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, ये अपने आप करती हैं। इस वजह से इनमें थकान भी देखने को नहीं मिलता, जबकि ऐच्छिक जो होती है उसमें थकान भी देखने को मिलेगा। पहले ये क्लियर करिए, फिर इनवॉलंटियर में चलते हैं, वॉलंटियर में चलते हैं। ये हो गया, इसके बाद हम चलते हैं किसमें, वॉलंटियर में। किसमें चलेंगे, वॉलंटियर में। ठीक है, तो देखिए
ऐच्छिक, इसे कहते हैं वॉलेंट्री टिश्यू, ठीक है, वॉलेंट्री टिश्यू। ऐच्छिक ऊतक जिसे वॉलेंट्री टिश्यू कहते हैं, वॉलेंट्री टिश्यू कहते हैं, वॉलेंट्री टिश्यू कहते हैं ऐच्छिक ऊतक, वॉलेंट्री टिश्यू कहते हैं ऐच्छिक ऊतक, ठीक है। ऐच्छिक ऊतक यानी वॉलेंट्री टिश्यू, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, इसमें रेखाएं और धारियां दोनों पाई जाती हैं, इसमें रेखाएं या धारियां दोनों पाई जाती हैं, इसमें रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं। इस तरह से कह सकते हैं धारियां या रेखाएं एक ही होता है, पाई जाती हैं। ये हमारे द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, ये हमारे द्वारा क्या होता है, हमारे द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। हमारे द्वारा क्या की जाती है, नियंत्रित की जाती है। हम इसे अपनी इच्छा अनुसार मतलब घुमा सकते हैं या इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ऊतक जो पेशी ऊतक होते हैं, इस प्रकार के जो पेशी ऊतक होते हैं वो हड्डियों से जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, हड्डियों से जुड़े होते हैं। इसी के कारण हमसे हमारे मांसपेशियों में दर्द, थकान महसूस होता है, ठीक है। हमारे मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होता है। तो हम लिखेंगे इस पेशी ऊतक में रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं, रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं। इस पेशी ऊतक में रेखाएं या धारियां पाई जाती हैं। इसे हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमारे शरीर के हड्डियों से जुड़ा होता है, यह हमारे शरीर के हड्डियों से जुड़ा होता है, यह हमारे शरीर के हड्डियों से जुड़ा होता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होता है, ठीक है। ये रहा आपका ऐच्छिक, जिसे वॉलंटियर टिश्यू कहते हैं, ऐच्छिक हो गया है, ये हो गया है ऐच्छिक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक, ठीक है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया, चलिए देख लीजिए। आप देखिए कार्डियक के बारे में हम समझते हैं। हृदय पेशीय ऊतक, तीसरा हृदय पेशीय ऊतक, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। हृदय पेशी ऊतक, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, हृदय पेशी ऊतक। इसमें दोनों प्रकार के जो टिश्यू हैं, कौन, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, दोनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार की पेशियां इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। यह ऊतक शाखाओं में विभाजित होता है, यह ऊतक कैसा होता है, तो शाखाओं में विभाजित होता है, यह ऊतक कैसा होता है, शाखाओं में विभाजित होता है, ठीक है। यह हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होता है, ठीक है। साफ शब्दों में सुन लीजिए, हृदय पेशी ऊतक जो होता है हमारी इच्छाओं
से हमारी इच्छा अनुसार क्या होता है, नियंत्रित नहीं होता है। इसमें दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, यानी आपका ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार के पेशी ऊतक पाए जाते हैं। इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेशियों में संकुचन करने वाली प्रोटीन पाई जाती है, पेशियों में संकुचन करने वाली या संकुचनशील प्रोटीन होता है, पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यह पेशी ऊतक शाखाओं में विभाजित होती है, शाखाओं में विभाजित होती है, पेशी ऊतक शाखाओं में विभाजित होती है, यह पेशी ऊतक शाखाओं में विभाजित होती है, ठीक है। यह पेशी ऊतक शाखाओं में विभाजित होती है। इसमें ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशी ऊतक पाया जाता है। इसे हम इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ये रहा आपका पेशी ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, आपका ये हुआ समाप्त। अब लास्ट बचा है, चौथा नंबर है तंत्रिका ऊतक, जिसे क्या कहा जाता है, तो नर्वस टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्वस टिश्यू कहा जाता है। इसी तंत्रिका ऊतक से ये आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, ठीक है। आपको इसका फिगर एडिटिंग में दिख जाएगा, उस फिगर को देख लीजिएगा। बाकी जो है वो हम अभी आपको ऐसे बता रहे हैं, समझिएगा। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू, ठीक है। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू एक विशेष प्रकार की कोशिका का क्या होता है, संचयन होता है, यानी कोशिका का समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। यानी तंत्रिका ऊतक में जो टिश्यू पाया जाता है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक में जो टिश्यू पाया जाता है उसे, तंत्रिका ऊतक में जो सेल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। इसी न्यूरॉन, ठीक है, इसी न्यूरॉन की वजह से पूरा तंत्रिका ऊतक बनता है, ठीक है। न्यूरॉन का मुख्य भाग जो होता है, उसे साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। ये न्यूरॉन का क्या होता है, न्यूरॉन का इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है। साइटोन न्यूरॉन का इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है। साइटोन जो होता है न्यूरॉन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। न्यूरॉन का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो साइटोन होता है, जिसे केंद्रक भी, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी इसी में केंद्रक होता है, इसी में क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। केंद्रक होता है, ठीक है। क्या होता है, केंद्रक होता है।
अब साइटोन के जो नीचे वाला भाग होता है, साइटोन का जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो एक्सॉन कहा जाता है। साइटोन के नीचे वाला भाग एक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, साइटोन के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। जिसका रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। इसका रंग कैसा होता है, एक्सॉन का सफ़ेद होता है। फिर से सुनिए, न्यूरॉन, न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन शॉर्ट टाइम में ही केंद्रक होते हैं। साइटोन के मुख्य नीचे का मुख्य भाग जो होता है उसे एक्सॉन कहते हैं। ये सफेद रंग का होता है। कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। साइटोन के चारों तरफ धागे नुमा संरचना होती है। फिर से सुनिएगा, साइटोन के चारों तरफ धागे नुमा संरचना होती है जिसे डेंड्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन कहा जाता है। साइटोन के चारों तरफ एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे डेंड्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन कहा जाता है। यही डेंड्रॉन जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है, यही डेंड्रॉन जो होता है जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है तो उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहा जाता है। शाखाओं में विभाजित होता जाता है तो डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स की मदद से, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स के मदद से, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स के मदद से न्यूरॉन सूचनाओं को ग्रहण करता है। न्यूरॉन सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसलिए इसे रिसेप्टर कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिसेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसेप्टर कहा जाता है। एक्सॉन के ऊपर, ठीक है, एक्सॉन के ऊपर की कोशिकाओं का जो आवरण होता है उसे माइलिन शीथ कहा जाता है। माइलिन शीथ कहा जाता है। माइलिन शीथ कहा जाता है। ये एक्सॉन के ऊपर वाली जो कोशिका होती है उसका जो आवरण होता है उसी को माइलिन शीथ कहा जाता है। ठीक है, माइलिन शीथ के बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं। माइलिन शीथ के बीच में क्या होता है, कुछ खाली स्थान होता है। इसे नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। इस प्रकार से हमारी सूचनाएं क्या होती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। किसके द्वारा, तंत्रिका क्या, ऊतक के जरिए, यानी नर्वस टिश्यू के जरिए। ये जानकारी पूरी तरह से आपको पढ़ना है। आपको फिगर दिखा दिया जाएगा, फिगर में देख लीजिएगा। ठीक है, एडिट हो जाएगा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आएगा। ठीक है, आप बोर्ड का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, आप कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके पास सूचनाएं होना जरूरी है, ना कि फिगर बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिगर आपको दिख जाएगा। चलिए चलते हैं। इस ऊतक का निर्माण, इस ऊतक का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं, इस ऊतक का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस ऊतक का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, वह उस कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। उस कोशिका को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। उस कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। उस कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। इस ऊतक का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। उस कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग, न्यूरॉन का मुख्य भाग क्या होता है, तो न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन होता है। साइटोन होता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन होता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन होता है। ठीक है, क्या होता है, साइटोन होता है। इसी साइटोन के बीच में केंद्रक होता है। इसी साइटोन के बीच में केंद्रक होता है। इसी साइटोन के बीच में केंद्रक होता है। साइटोन के जस्ट नीचे एक्सॉन पाया जाता है जो सफेद रंग का होता है। साइटोन के नीचे
नीचे एक्सॉन होता है जिसका रंग सफ़ेद होता है, जिसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, साइटोन के नीचे एक्सॉन होता है जिसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, जिसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, क्या होता है, सफ़ेद होता है। साइटोन के चारों तरफ धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे डेंड्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन। पहले इसको उतारिए, पहले आप इसको करिए। चलिए, ये हो गया। अब इसी में आगे और देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या कहा, इस ऊतक का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। उस कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन होता है। इसी साइटोन के बीच में केंद्रक होता है। साइटोन के नीचे एक्सॉन होता है जिसका रंग सफ़ेद होता है। देखिए, अभी ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा हूँ कि साइटोन के चारों तरफ धागेनुमा संरचना पाई जाती है। अब यही धागेनुमा संरचना किसमें विभाजित हो जाती है, पहली बात तो ये जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है साइटोन के चारों तरफ, ये डेंड्रॉन होता है। अब यही डेंड्रॉन जो होता है वो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उसे डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और इन्हीं डेंड्राइट्स के द्वारा सूचना मिलती है, उसी डेंड्राइट्स के द्वारा क्या होता है, न्यूरॉन को सूचना मिलती, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रिसेप्टर कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा कि साइटोन के चारों तरफ डेंड्रॉन पाया जाता है, डेंड्रॉन पाया जाता है चारों तरफ धागा। चलिए ठीक है, डेंड्रॉन पाया जाता है जो शाखाओं में विभाजित होकर शाखाओं में विभाजित डेंड्राइट्स में परिवर्तित हो जाता है। 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 परिवर्तित हो जाता है। डेंड्राइट्स में परिवर्तित हो जाता है। इसी डेंड्रॉन तथा डेंड्राइट्स के माध्यम से सूचनाएं न्यूरॉन तक पहुंचती हैं जिसे रिसेप्टर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, रिसेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर की कोशिका का एक आवरण होता है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सॉन के ऊपर एक कोशिका का ऊपर एक कोशिका का आवरण पाया जाता है जिसे आवरण पाया जाता है। एक्सॉन के ऊपर कोशिका का आवरण पाया जाता है जिसे, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, माइलिन कहा जाता है। माइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइलिन शीथ कहा जाता है। माइलिन शीथ
कहा जाता है, कहा जाता है, माइलिन शीथ कहा जाता है। ठीक है, माइलिन शीथ कहा जाता है। दो माइलिन शीथ के बीच में जो कोशिका है, माइलिन शीथ क्या है, कोशिका है, के बीच में कुछ खाली जगह होता है जिसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, और नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। ठीक है, तो दो माइलिन शीथ के बीच में खाली जगह पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है, उसे नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है, नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है, नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए इसको कायदे से। ठीक है, फिर से देखिए, साइटोन के चारों तरफ डेंड्रॉन पाया जाता है जो शाखाओं में विभाजित होकर डेंड्राइट्स में परिवर्तित हो जाता है। इसी डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स के माध्यम से सूचनाएं न्यूरॉन तक पहुंचती हैं जिसे रिसेप्टर कहा जाता है। एक्सॉन के ऊपर एक कोशिका का आवरण पाया जाता है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। तो दो माइलिन शीथ के बीच में खाली जगह पाया जाता है, उसे नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है, नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। और ये कोशिकाएं क्या होती हैं, पूर्णतः विकसित होती हैं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, पूर्णतः विकसित होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया। देखिए, ये आपका टिश्यू आज पूरी तरह से खत्म हुआ। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, आपका कर्तव्य है पढ़ना, आपका कर्तव्य है लोगों तक मेरे वीडियो को शेयर करना। आपको नहीं मन करता है मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है मैं वो हमेशा करता रहूँगा। मेरा यही कर्तव्य है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, चाहे जैसे पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, कमेंट करिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। कहा जाता है ना कि जहाँ से, ठीक है, जहाँ से हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ से हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है वहीं से हमारी असली इंसानियत शुरू हो जाती है। ठीक है, मैंने कहा जहाँ से हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है वहीं से हमारी क्या होती है, असली इंसानियत शुरू हो जाती है। और जब असली इंसानियत शुरू होती है ना, तो केवल चित्र सुंदर नहीं होना चाहिए, तब चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। केवल चित्र सुंदर नहीं होना चाहिए, तब चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। और जहाँ पर चरित्र सुंदर हो वहाँ केवल, अगर आप देखेंगे तो केवल भवन ही नहीं, ये जो भवन बना हुआ है यहाँ भवन ही सुंदर नहीं होना चाहिए, तब वहाँ भावना भी सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। केवल साधन ही नहीं, ठीक है, केवल साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, केवल साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए, याद रखिएगा। और केवल दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। तो मेरा दृष्टिकोण बहुत सुंदर है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैं मेहनत करूँगा, मेरा काम है। ठीक है, आप तक वीडियो पहुँचाना, मैं पहुँचा रहा हूँ और बहुत धैर्य के साथ पहुँचाऊँगा। ठीक है, जिसको अच्छा लगेगा वो वीडियो को शेयर करेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा कोई बात नहीं, आप हमें कम से कम इस लायक तो समझे कि हमारी वीडियो को देखें। तो इसी तरह से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक वीडियो पहुँचे। ठीक है, मेरे पास, मैंने कह दिया ना, जिस दिन मेरे पास सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं किस कंडीशन में पढ़ाता हूँ, सब आपको पूरा वीडियो बना कर दिखाऊंगा। उससे पहले नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप मुझे उस लायक या वहाँ तक पहुँचाएंगे तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस कंडीशन में वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आप तक का मेरा मेहनत, आपके हाथ में है। आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।